मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा थॉमसन मॉडल एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हम लोगों ने पढ़ा कि जो थॉमसन मॉडल था एक दो एक्सपेरिमेंट में सक्सेस भी था और उसकी फेल्योरिटी कई जगह थी, क्योंकि अल्फा स्कैटरिंग मेन था। अल्फा स्कैटरिंग को समझाने में वह सक्सेस नहीं हो पाया था। कौन? थॉमसन मॉडल। तो अल्फा स्कैटरिंग को समझाया किसने? रदरफोर्ड ने। कब समझाया? 1911 में। एक्चुअली ये जो एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, इसको एक्चुअल में किया था इनके पीपल्स ने। इसने इनके दो शिष्य थे, चेले थे, जिसमें से एक का नाम था गीगर एंड दूसरे का नाम था मार्सडेन। इन्होंने केवल सजेशन दिया था, इनकी देख रेख में हुआ था, काम किए थे ये दोनों, गीगर एंड मॉर्सन। क्योंकि ये दोनों उनके शिष्य थे, दोनों पीपल थे, तो इसलिए नाम आता है रदरफोर्ड, क्योंकि उनके गुरु यही थे, उनके टीचर ये थे। ठीक है। तो एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक किया गया था गीगर एंड मॉर्सन ने। कब? 1911 में। ओके। यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, एक हाई एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराए थे। क्या कराए थे? बम्बार्डमेंट कराए थे। किस पर? थिन गोल्ड फॉयल पर, थिन गोल्ड फॉयल। ओके। 1911 में रदरफोर्ड के दो शिष्य उनके सजेशन पर, किसके सजेशन पर? रदरफोर्ड के, गीगर एंड मार्सडेन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें इन्होंने क्या किया, हाई एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट कराया थिन गोल्ड फॉयल पर, और उन्होंने पाया कि जो वहाँ पे स्कैटरिंग हो रही थी इन ऑल डायरेक्शन हो रहा था। कुछ तो डायरेक्ट एटम से क्रॉस कर जा रहे थे, कुछ डेविएट होते थे, कुछ 90 डिग्री पर, कुछ लेस देन 90 पर, कुछ रीबाउंस हो जाते थे। तो यहाँ से उन्होंने कई सारे कंक्लूजन निकाला। अब अगर इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा जाए तो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वह कुछ ऐसे था, डायग्राम से समझते हैं। इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, ये देखिए, ये आपका फोटोग्राफी प्लेट है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका सोर्स था। क्या था? सोर्स, जहाँ से अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट हो रही थी। ये आपका लेड प्लेट है। क्या है? लेड प्लेट है। लेड प्लेट किस लिए यूज़ किया जाता था कि यहाँ से एक सिंगल लाइन में अलाइंड होकर के जाएँ। कैसे जाएँ? अलाइंड, मतलब टू अलाइंड अल्फा पार्टिकल से अल्फा बीम वी यूज्ड लेड प्लेट। और यहाँ से पास करने के बाद जब ये इंसिडेंट हो रहा था, ये थिन गोल्ड फॉयल है। क्या है? थिन गोल्ड फॉयल है। ये फोटोग्राफिक प्लेट है। कौन सा प्लेट है? फोटोग्राफिक प्लेट है। इस पर जिंक सल्फाइड की हम कोटिंग भी किए रहते हैं। किसकी? जिंक सल्फाइड की। किस लिए? कि ये फ्लोरोसेंट दिखाई दे। फ्लोरोसेंट का मतलब चमकदार। और यहाँ हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं। किससे देखेंगे? माइक्रोस्कोप से, कि ये कहाँ स्कैटरिंग हो रहा है, ये हमको दिखाई देता है। ये हमारा सोर्स हो गया। यहाँ से अल्फा पार्टिकल रेडिएट होता है। अल्फा पार्टिकल मीन्स हाई एनर्जेटिक बीम। और यहाँ से जो लेड प्लेट है अलाइंड होकर के इंसिडेंट होता है कहाँ पर? थिन गोल्ड फॉयल पर। और यहाँ से अल्फा की स्कैटरिंग ऐसे इन डिफरेंट डायरेक्शंस देखी जा सकती है। एक क्या? फोटोग्राफिक प्लेट है। कोटिंग किसकी होती है? जिंक सल्फाइड की। और देखने के लिए यूज करते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप। किसका यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप। ये तो इसका अरेंजमेंट था। किसका? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। अब यहाँ एक चीज़ और, कि ये जो होल ऑपरेटस था, इसको वैक्यूम में रखा गया था। किसमें रखा गया था? जो होल ऑपरेटस था, किसमें रखा गया था? वैक्यूम में। ऐसा क्यों किया गया था? कि जो अल्फा पार्टिकल हाई एनर्जेटिक बीम है उसकी एनर्जी लेस ना हो जाए। अगर वैक्यूम नहीं होता तो वहाँ पर उसकी एनर्जी क्या होती? कुछ डिक्रीज हो जाती। बात समझ में आ रही है? जो भी मीडियम होता उस मीडियम से इंट्रैक्शन की वजह से। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट किसमें किया गया था? वैक्यूम में किया गया था, जिससे कि उसकी एनर्जी क्या रहे? कंजर्व रहे, मेंटेन रहे। चलिए ऑब्जर्वेशन देखा जाए इसके बाद क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकले। तो ऑब्जर्वेशन के लिए एक डायग्राम आप लोगों को हम दिखाएंगे यहाँ से, और यहाँ से देखते हैं। ये जो डायग्राम है, यहाँ देखिए, यहाँ से देखा गया कि जो अल्फा पार्टिकल बीम है, इंसिडेंट तो हो रहा है। तो हमने देखा कि देखो यहाँ भी कुछ एंगल पर डेविएट हो रहा है, ये भी डेविएट हो रहा है, ये स्ट्रेट चला जा रहा है,
ये भी स्ट्रेट चला जा रहा है, कुछ 90 से हाई डिग्री पर डेविएट हो रहे हैं और कुछ क्या हो रहे हैं यहाँ से बाउंस बैक हो जा रहे हैं। क्लियर, मतलब हर एक डायरेक्शन में डेविएशन हो रहा है और कुछ क्या हो रहे हैं बाउंस बैक भी हो जा रहे हैं। तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि मोस्टली पार्ट ऑफ एटम, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो। क्योंकि ऐसा क्यों कहा, फर्स्ट कंक्लूजन इनका ये था कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स पासेज डायरेक्टली विदाउट एनी डेविएशन, कि जो मोस्टली अल्फा पार्टिकल थे बिना किसी डेविएशन के क्या हो जा रहे थे, पास कर जा रहे थे। तो यहाँ से पता चला इनसाइड द न्यूक्लियस मोस्टली पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो। बात समझ में आई, इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो क्या है, हॉलो है। ऐसा क्यों पता चला, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्ट क्या कर जा रहे थे, पास कर जा रहे थे विदाउट एनी डेविएशन। तो फर्स्ट क्या हो गया, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो। क्लियर, ये हो गया फर्स्ट कंक्लूजन। जो सेकंड कंक्लूजन था कि यहाँ पर कुछ रीबाउंस बैक हो जा रहे थे, क्या हो जा रहे थे, रीबाउंस, मतलब यहाँ से जब स्कैटर्ड किया तो कुछ तो ऐसे बेंट हो गए थे, लेकिन कुछ यहाँ से क्या हो रहे थे, रिटर्न हो जा रहे थे। से यहाँ से इंसिडेंट किया और ये रीबाउंस बैक हो जा रहे थे। तो यहाँ से क्या पता चला, अब यहाँ देखिए ये जो अल्फा पार्टिकल था ये पॉजिटिवली चार्ज था, कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज, हाई एनर्जेटिक था। अब यहाँ से रीबाउंस बैक हो गया, इसका मतलब यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, क्योंकि अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो इसको तो अट्रैक्ट कर लेता है, इस अल्फा को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता, लेकिन यहाँ से रीबाउंस हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, रीबाउंस हो जा रहा है यहाँ से, इसका मतलब बाउंस हो गया। इसका मतलब क्या था, इसके सेम नेचर का चार्ज रहा होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा कि इसमें न्यूक्लियस में यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, जहाँ से यह वापस जा रहा है। क्लियर, अभी न्यूक्लियस नाम नहीं दिया गया इसलिए न्यूक्लियस अभी नहीं कहेंगे हम लोग। तो यहाँ से इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि टोटल पॉजिटिव चार्ज of the atom and almost mass, यहाँ देखिए almost total mass, केवल टोटल नहीं लिखा, मतलब सारे मास वहाँ पर नहीं होते हैं, almost total मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मास, इज सिचुएटेड या ऐसे कहें कॉन्सनट्रेटेड, क्या कहा जाए, concentrated at a small region, ठीक, inside atom and that will be called nucleus। and रदरफोर्ड ने इसका नाम क्या दिया, and रदरफोर्ड named it न्यूक्लियस। क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। फिर से समझते हैं पूरा एक्सपेरिमेंट। इन्होंने वैक्यूम में एक एक्सपेरिमेंट किया, किसने, रदरफोर्ड के दो शिष्य गीगर एंड मार्सडेन इन 1911। इन्होंने स्कैटरिंग किया अल्फा पार्टिकल का, बम्बार्डमेंट किया किस पर, थिन गोल्ड फॉयल पर, पास कराते वहाँ पर लेड प्लेट से। क्लियर, तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि दो कंक्लूजन मोस्टली देखा। फर्स्ट देखा कि जो मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स हैं ये डायरेक्टली पास कर जा रहे हैं विदाउट एनी डेविएशन। तो वहाँ से कंक्लूजन निकला कि ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो। बात समझ में आ गई, इनसाइड द एटम ऑलमोस्ट पार्ट इज हॉलो। सेकेंड उन्होंने देखा कि वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स रीबाउंस बैक हो जा रहे हैं, वहाँ से ये कंक्लूजन निकाले कि टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट ऑफ द मास, टोटल मास नहीं, ऑलमोस्ट ऑफ द टोटल मास मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मास, इज कंसनट्रेटेड एट ए स्मॉल रीजन एट ए स्मॉल प्लेस विच इज नेम्ड एज न्यूक्लियस बाय द रदरफोर्ड, जिसे नाम दिया गया न्यूक्लियस, किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। बातें समझ में आ गई। अब ये तो इनका एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस की साइज क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब जो एक्सपेरिमेंट किया गया, अगर एक गोल्ड फॉयल था, यहाँ से अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया न्यूक्लियस पर, तो जो अल्फा पार्टिकल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियस के वेरी क्लोज होकर के वापस चला आएगा।
इंटरेक्ट तो करेगा नहीं। बात समझ में आ गई। यहाँ से क्या होगा वापस, तो यही डिस्टेंस को मान लिया गया रेडियस। क्या मान लिया गया, रेडियस। और यहाँ पर इसको किस थियरी से सॉल्व किया, यहाँ पर जो है देखिए अल्फा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी हमने दिया था, लेकिन जितना क्लोज जाएगा गोल्ड फॉयल के ये एनर्जी बदल जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। इस पर तो एक चार्ज ऑलरेडी पॉजिटिव है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें, जो कि बाई फार्मूला हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी यू होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर। अगर इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग आर नॉट मान ले तो हो जाएगा आर नॉट। ये देखिए पोटेंशियल आया कहाँ से, यही जो काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ पर काइनेटिक है, इसके पास जितना जाएगा वहाँ पर रेस्ट में आएगा, फिर रेस्ट के बाद रिटर्न आएगा, तो यहाँ पर ही काइनेटिक एनर्जी बदल गई पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास फार्मूले से ए होता है, तो इसी पोटेंशियल एनर्जी मतलब ये किसका कन्वर्जन है, काइनेटिक का है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ए, इसको और कांस्टेंट कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्यू नॉट अपॉन आर नॉट। तो आर नॉट को यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है। आर नॉट की वैल्यू क्या आएगी, आर नॉट ये हो जाएगा के क्यू नॉट अपॉन के ई, काइनेटिक एनर्जी। किसकी काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, अल्फा पार्टिकल की। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कैसे करेंगे, के की वैल्यू तो सबको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू मतलब एक अल्फा पार्टिकल है, क्या है, अल्फा पार्टिकल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे 2 ही हो गया, और क्यू नॉट एक न्यूक्लियस मान लें, गोल्ड फॉयल है तो हो जाएगा जेड ई, क्या हो जाएगा जेड ई। और इसका एटॉमिक नंबर है गोल्ड फॉयल का 79, कितना है 79। तो अगर यहाँ पर 79 पुट कर दिया जाए, 2 पुट कर दिया, ई की वैल्यू पुट कर दिया जाए, और काइनेटिक एनर्जी पुट करना होगा। हाँ एक चीज़ बताना भूल गए बीच में कि जो एक्सपेरिमेंट किया गया था अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट, उसमें अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी थी नियर अबाउट 7.7 इलेक्ट्रॉन 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे आसपास में रखेंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 7 या 7 के आसपास। तो 7.7 एक्चुअली लोग लिए थे, हम लोग 7 भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो जब उन्होंने कैलकुलेशन किए सारे वैल्यूज पुट करके, तो उनका जो आंसर आया किसका, आर नॉट का मतलब साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो उन्होंने पाया कि 3.84 इंटू 10⁻⁻16 जेड मीटर। अब जेड की वैल्यू न्यूक्लियस किस तरह का है उससे लेना है। और फाइनली जब ये सॉल्व किए यहाँ से, तो ये देखा गया कि इसकी जो वैल्यू आ रही है आर नॉट की, जेड की वैल्यू पुट करने के बाद आर नॉट ए आ रहा नियर अबाउट 3 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। ए आ गई किसकी वैल्यू, आर नॉट की। दैट मीन्स कि जो साइज है, रेडियस है किसका, न्यूक्लियस का, वो 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर का होता है। ये किसने कैलकुलेट किया, बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। ओके चलिए, इसके बाद इनका जो एटॉमिक मॉडल क्या क्या कंक्लूजन निकले, इसको अगर एक लाइन में हम लोग लाइन वाइज करें तो क्या कह सकते हैं। तो इनका जो फर्स्ट रदरफोर्ड कि एटम, ये भी देखिए इसके पहले हम लोग पढ़े थे थॉमसन, और उन्होंने भी कहा था एटम इज एन स्फीयर। इन्होंने भी कहा कि एटम इज एन स्फीयर which radius is of order 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है। और 10⁻⁻14 तो वहाँ आ रहा था, लेकिन वो किसका था, न्यूक्लियस का था। और ये जो एटम का है 10⁻⁻10 मीटर, तो एटम का रेडियस 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻⁻14 मीटर न्यूक्लियस का। ये चीज़ें लर्न रखेंगे हम लोग। जो सेकंड है, ये तो फर्स्ट हो गया कि एटम का शेप कैसा है, स्फेरिकल है, और उसकी रेडियस क्या है 10⁻⁻10 मीटर। सेकंड इन्होंने क्या बताया था कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट टोटल मास, ये क्या होते हैं, सेंटर्ड होते हैं किसी एक प्लेस पर क्या होते हैं, सेंटर्ड एट स्मॉल प्लेस which is known as nucleus। ये तो सेकंड था। और रेडियस ऑफ जो न्यूक्लियस आया है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, थर्ड पॉइंट देखें हम लोग, थर्ड पॉइंट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये हम लोग वहाँ 10⁻⁻15 से
10⁻14 मीटर। ये हो गया थर्ड पॉइंट। 4 पॉइंट की बात करते हैं। इन्होंने 4 जो बहुत इनका ड्रॉबैक भी एक तरह से कहते हैं, इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। थॉमसन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन तो ऐसे यूनिफॉर्मली या फिर रैंडमली, यूनिफॉर्म नहीं रैंडमली क्या होते हैं, इम्बेडेड होते हैं, धंसे होते हैं वाटरमेलन में सीड्स की तरह। लेकिन इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि ये न्यूक्लियस है, इसके इलेक्ट्रॉन, इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। कितने रेडियस में, नियर अबाउट 10⁻10 मीटर में। और क्या होता है कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा इस निगेटिव चार्ज के इक्वल होगा। वो तो थॉमसन ने बताया कि टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम विल बी इक्वल टू निगेटिव चार्ज ऑफ द एटम, ये इन्होंने बताया। और इन्होंने ये बताया, 5th पॉइंट देखा जाए, अगर 5th पॉइंट की बात करते हैं तो इन्होंने बताया कि जिस तरह से इनके मॉडल को सोलर मॉडल भी कहा गया। क्या कहा गया, सोलर मॉडल। सोलर मॉडल क्यों कहा गया कि जिस तरह से प्लैनेट्स, क्या प्लैनेट्स अराउंड द सन रिवॉल्व करते हैं, अराउंड द सन प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, इन सेम वे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। सो दिस मॉडल विल आल्सो कॉल्ड सोलर मॉडल या प्लैनेटरी मॉडल, प्लैनेटरी मॉडल। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया है, अच्छा ये तो हो गया अभी इसकी। अब अगर कंक्लूजन में एक लाइन में ये कहा जाए कि इनके सक्सेस क्या थे, सक्सेसिविटी क्या थी, तो पहला तो जो थॉमसन के थे वही इनका होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, थर्माइनिक एमिशन, और एक इनमें और ऐड हो गया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये सब तो इनके सक्सेस हैं, ये तो इनके सक्सेस हो गए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, थर्माइनिक एमिशन एंड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इनके फेल्योरिटी की बात हम लोग करें, कहाँ कहाँ पर फेल्योरिटी आती है। चलिए, अगर फर्स्ट फेल्योरिटी की बात करें हम लोग, फर्स्ट फेल्योरिटी तो स्टेबिलिटी है। क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये नहीं समझा पाए। इसमें क्या कहा गया, जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया, प्लैनेटरी मॉडल या सोलर मॉडल, उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो जैसा कि हम लोग पहले से पढ़े हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली मूव करेगा तो उसकी एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। तो उस थियरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूअस मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी लॉस होगी और उसका जो पाथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाथ हो जाएगा। न्यूक्लियस मान लीजिए ऐसे इतने बड़े पाथ पे कर रहा है तो इसका पाथ हो जाएगा स्पाइरल, एंड एट लास्ट दैट विल बी फॉल इन साइड द न्यूक्लियस, और इस तरह से एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एटम क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इनकी फेल्योरिटी है, कौन सी फेल्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्लियर। और जो सेकंड है इनकी फेल्योरिटी, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम। जो भी फेल्योरिटी थॉमसन की थी, सारे फेल्योरिटी इनकी है, बस एक छोड़ देना है, अल्फा स्कैटरिंग। तो ये जो एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम है, ये भी ये समझा नहीं पाए, कौन, रदरफोर्ड। तो इनके ड्रॉबैक थे। अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बोहर एटॉमिक मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ एटम देंगे और लाइन स्पेक्ट्रम, दो चीज़ें बताएंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन फिर भी स्प्लिटिंग ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, उसके लिए हम लोग को और भी आगे थियरी पढ़नी पड़ेगी, सोमरफील्ड मॉडल एंड वेक्टर एटम मॉडल। आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।